नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अभियान को तेज करने की रणनीति बनाई है। पार्टी ने अपने दायित्वधारियों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं और सरकार की नीतियों व उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने को कहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में दायित्वधारियों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सभी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को एक एक मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन विस्तार और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को मंडलवार जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, चाहे वो दायित्वधारी गण हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, महापौर हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, सभी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। तो इस दिशा में हमने सबके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की और प्रदेश अध्यक्ष जी की बैठक की है और सबको एक एक मंडल हमने संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के कार्यक्रमों को संपन्न कराने के लिए दिए हैं और उन्होंने अपना प्रवास भी वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। और जो हमारे वहाँ के कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक समन्वय की भूमिका में वो रह करके वहाँ संगठनात्मक जो भी कार्य होंगे उन कार्यों को वहाँ पर संपन्न कराएंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सेमल्टी ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए। जुलाई से हो रही सभी अधिकारियों को स्कूल प्रबंधन को मौसम के अनुसार सतर्क रहने और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर अवकाश या समय में बदलाव किया जा सकता है। जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाएं संचालित करने पर रोक लगाई गई है और वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए एसएमसी और पीटीए के साथ समन्वय बढ़ाया गया है ताकि बच्चों का आवागमन सुरक्षित रहे। साथ ही सभी अधिकारियों को फील्ड में निगरानी और आपदा प्रबंधन के उपाय सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जो है उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट हुआ है और इस संबंध में क्योंकि सत्र हमारा प्रारंभ हो गया है और जून में अवकाश के बाद जुलाई में जो है विद्यालय खुल गए हैं, तो जुलाई में ही हम लोगों ने प्रिकॉशन रखने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को, प्रधानाचार्यों को और अपने मंडलों को जो है वो एसओपी जारी कर दी थी कि जहां भारी बारिश की संभावना है उनमें बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च रखा जाए। जो भवन या जिन भवनों की दीवारें खराब हैं वहाँ बच्चों को कदापि न बैठाएं और आने जाने के जो हमारे मार्ग हैं वहाँ पर भूस्खलन की भी संभावना पर्वतीय क्षेत्रों में यदाकदा रह रही है, तो वहाँ पर भी एसएमसी और पीटीए के लोगों से भी बातचीत करके उन दिनों में, बरसात के दिनों में, वो बच्चों के आने जाने पर निगाह रखें। वर्तमान में हम लोग ने विद्यालयों को श्रेणी वाइज बांटा हुआ है ABCD में। तो माध्यमिक में 19 विद्यालय ऐसे हैं जो डी श्रेणी के जो जर्जर स्थिति में हैं, उनके पुनर्निर्माण के प्रस्ताव जो हैं हम लोगों के गए हुए। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर है। लाखों शिव भक्त गंगाजल लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रा शुरू हुए महज 5 दिनों में ही शिव भक्तों की आड़ में कुछ अराजक तत्वों ने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर कांवड़ यात्रा की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल भी खड़े किए। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी के अनुसार कांवड़ मेले में अराजकता और कानून तोड़ने वाले को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने कांवड़ियों के स्वागत के लिए व्यापक इंतजाम और हर व्यापक व्यवस्था की है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासनिक अमला हरिद्वार में तैनात है। जो कावड़ मेला है उसमें अराजक तत्वों को सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, कानून से खिलवाड़ नहीं करने देगी। कावड़ियों का स्वागत है। लगभग अभी तक 1 करोड़ के लगभग उसकी संख्या पहुंच चुकी है। विगत वर्ष 5 करोड़ के लगभग कावड़ यात्री यहां पर आए थे। अभी सरकार की तरफ से उनके स्वागत सत्कार के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी पंचक चलने हैं, बहुत से कावड़ अभी वापस नहीं गए हैं। जैसे ही पंचक खत्म हो जाएंगे, कल मेरे ख्याल से कल से कावड़ियों का
प्रस्थान शुरू होगा अपने गंतव्य के लिए। और जितने भी कावड़े यहाँ आएंगे निश्चित रूप से सरकार उनका स्वागत भी करेगी, पुष्प वर्षा से स्वागत करेगी, माल्यार्पण करेगी। उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हरिद्वार में सक्रिय किया गया है। संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी प्रशासनिक अमला उसके लिए लगा हुआ है। चमोली में एसआईआर अभियान के तहत निर्वाचक नामावली में दर्ज दावों और आपत्तियों के निस्तारण कार्यों का जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को हर पात्र मतदाता का नाम सही और त्रुटि रहित तरीके से दर्ज करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने विकासखंड दशोली के राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय कुंड स्थित बूथ संख्या 86 और 87 का निरीक्षण किया। उन्होंने सुनवाई प्रक्रिया, अभिलेखों के रखरखाव और मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। देखिए, राज के प्राथमिक विद्यालय कुंड में जो हमारा एसआईआर वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, इसका निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर 2 बूथ हैं और दोनों बूथों पर कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो 2003 की लिस्ट में मैप नहीं हो पाए थे। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनके नामों में विसंगति इत्यादि है। आज काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे BLOs, हमारे सुपरवाइज़र और हमारे ARO यहाँ पर उपस्थित हैं और लोगों की सहायता करके उनके नाम इसमें ढूंढे जा रहे हैं तथा जो भी कागज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको देते हुए उनके नाम जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA की बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन बर्निया समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के विकास, निर्माण कार्य और कई विकास परियोजनाओं से जुड़े कई प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने जनहित और नियोजित शहरी विकास से जुड़े अहम विषयों पर अपने सुझाव भी रखे। देहरादून नगर निगम ने लखपति दीदी योजना को नया आयाम दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की इस योजना के तहत नगर निगम ने 47 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उपयोगकर्ता शुल्क की धनराशि के चेक वितरित किए। नगर निगम देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि मोदी और धामी सरकार में महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार में नगर निगम के कलेक्शन से जुड़े सभी काम अब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के जरिए कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं ये काम पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है, जिससे नगर निगम को अच्छी खासी धनराशि एकत्रित हो रही है। इस पहल से न सिर्फ निगम की आय बढ़ी है, बल्कि लखपति दीदी योजना को भी बढ़ावा मिल रहा है और महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। समय माननीय मोदी जी की सरकार में और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम, इसमें भी जितने भी अपने कार्य हैं कलेक्शन के, जो कूड़ा गाड़ी जाती है उनके कलेक्शन के कार्य जो है हमने सहायता समूह, महिला सहायता समूह को दिया है और वो लोग बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा निगम को भी आय कर रही है और उनके पास भी एक अच्छी जो है रकम उनके पास भी पहुंच रही है। देहरादून के सभी न्यायालयों में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के दिशा निर्देशों के तहत होने वाली इस अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति से मुकदमों का त्वरित निस्तारण करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगरकोटी ने कहा कि इस लोक अदालत में विशेष रूप से शमनीय प्रकृति के यातायात चालानों का निपटारा होगा। देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के दिशा निर्देशन पर आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ये साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। लोक अदालत में उन सभी वादों का निस्तारण किया जाता है जो कि आपस में समझौता करके, जो शमनीय प्रकृति के होते हैं और जो आपस में समझौता करके पक्षकार अपनी शर्तों पर जिन्हें डिसाइड करवा सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, सिविल के मामले हैं, चेक बाउंस के मामले हैं, पारिवारिक कोई विवाद हैं, वैवाहिक विवाद हैं और
मोटर दुर्घटना के वाद हैं, राजस्व के वाद हैं, बिजली और पानी के से संबंधित जो भी विवाद हैं, इस तरह के बहुत सारे मामले जो है वो राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराए जा सकते हैं। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हत्या में इस्तेमाल रस्सी और ईंट का टुकड़ा भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक महज 5,000 की चोरी के शक में आरोपी ने अपने ही साथी की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी थी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एक ये घटना जो प्रकाश में आई थी, 31 जुलाई को शिवनगर ट्रांजिट कैंप स्थित एक निर्माणाधीन मकान में एक डेड बॉडी पाई गई थी। उसके शिनाख्त के हेतु पुलिस टीम ने काफी प्रयास किए, काफी सीसीटीवी खंगाले गए तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी शिनाख्त अनिल कुमार के रूप में हुई, जो ट्रांजिट कैंप में ठाकुर नगर का रहने वाला है। पीएम रिपोर्ट में ये पता चला कि इसकी हत्या हुई है और गला दबा करके हत्या की गई है। तो पुलिस टीम ने लगातार जो सस्पेक्ट्स थे उनसे पूछताछ शुरू की, तो उसमें ये प्रकाश में आया है कि 4 दोस्तों ने उस दिन शराब पी हुई थी, जिसमें से 2 दोस्त निकल चुके थे। बाद में उसी में से जो सुनील अभियुक्त है, उसने इस मृतक को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत और शराब पिलाई और ये निर्माणाधीन मकान में लेके जाया गया और वहां पर जो उसमें पड़ी हुई एक लकड़ी का पट्टा था और ईंट थी, उससे भी उसने वार किया और रस्सी से गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। पूछताछ में ये पाया गया है कि 5,000 रुपए चोरी करने का संदेह अभियुक्त का मृतक के ऊपर था और उसी के चलते हत्या हुई। रामनगर कोतवाली पुलिस ने कथित गौवंश कटान के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वयं वादी बनकर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने खताड़ी चौकी क्षेत्र में बड़ी मस्जिद के पीछे से सुनसान स्थान पर छापेमारी के दौरान संदिग्ध गौमांस, गौवंश की खाल और कटान में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए। पुलिस का दावा है कि मौके पर मौजूद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बरामद मांस के नमूने जाँच के लिए भेजे गए हैं। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। रामनगर के अंदर एक बार पूर्व में घटना हुई, उसके बाद भी यह सबक नहीं ले रहे हैं। रात 3 बजे की घटना है। बताया जा रहा है कि गौवंश को जो है काटा गया है और 4 लोग हैं इसमें और जिनको चिन्हित कर लिया गया है और पुलिस जो है उन लोगों की तलाश में है। ऐसे लोग चिन्हित भी हो गए हैं और जो मांस को है सुरक्षित रख लिया गया है और जांच के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जो है गौवंश है उसकी जानकारी आ रही है और मुझे लगता है कि ये जो अपराधी हैं इनके हौसले बुलंद हैं। ऐसे लोगों को लंगड़ा ऑपरेशन चलाना बहुत जरूर है। लंगड़ा ऑपरेशन जब तक नहीं चलेगा, इनके पाँव पे जब तक गोली नहीं मारी जाएगी या इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, तब तक मुझे लगता है ये मानने वाले नहीं है। रामनगर की फिजा खराब करने की कोशिश करते हैं और भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। चंपावत के दसोला बडियार के तोक इडियानी में एक व्यक्ति पर खेत में छुपे हुए जंगली सुअर ने अचानक हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने शोरगुल मचाकर सुअर को भगाया, जिसके बाद घायल को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली सुअरों के आतंक से निजात दिलाने और घायल व्यक्ति को मुआवजा देने की मांग की है। नाम की बहनों को 43 साल का व्यक्ति है जो कि दसोला बडियार अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया है और लगभग ये 1 घंटे पहले हमारे पास आया था और थोड़ा अनकॉन्शियस था, लेकिन अभी इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर करण द्वारा दिया गया और इसका हाथ भी फटा हुआ है, जिसको जो हमारी सेकंड उंगली जो होती है उसके बीच में पूरा फटा हुआ है, जो उसको हमने पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है, इंजेक्शन रेबीज और सारी चीज़ें दे दी हैं। एक बार सर्जरी ओपिनियन के लिए हम इसको एक बार चंपावत भेजेंगे। स्थिति ठीक है, नॉर्मल है, कॉन्शियस है, बातचीत कर रहा है, सब कुछ बताया।
लगातार हो रही बारिश के बीच मसूरी एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवासों पर बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर कर्मचारी गोविंद सिंह नेगी के आवास पर गिर गया। भारी चट्टान पत्थर की दीवार तोड़ते हुए कमरे तक पहुंच गई। गनीमत ये रही कि परिवार सुरक्षित बच गया, हालांकि उनकी पत्नी को मामूली चोटें आई हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि तेज धमाके की आवाज के साथ चट्टान सीधे कमरे की दीवार से टकराई। अगर दीवार पत्थर की बजाय ईंट की होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने कहा कि एसडीएम कार्यालय परिसर के अंग्रेजों के समय के बने जर्जर सरकारी आवासों में करीब 5 परिवार रहते हैं और बरसात के दौरान अक्सर पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं। घटना की सूचना एसडीएम राहुल आनंद को दे दी गई है। उन्होंने मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण और आवासों के पीछे दरकी पहाड़ के वैज्ञानिक ट्रीटमेंट की मांग करते हुए कहा कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। सोए हुए थे, रात में तेज़ बारिश थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे 4th क्लास कर्मचारी, हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। और रात को सुबह के 4:45 बजे अचानक से ऊपर से पहाड़ आया और पहाड़ हमारे दीवार से टकरा के नीचे गिरा और हमारे घर में बहुत बड़ा होल करके चला गया है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और बहुत बड़े बड़े ये भी आ रखे हैं, पत्थर भी आए हैं। 4:45 बजे करीबन एक बहुत तेज़ आवाज़ आई। मेरे वाइफ, मेरा छोटा बेटा साथ में अपने कमरे में, ये सरकारी आवास है हमारे कचहरी कंपाउंड में बने हुए मसूरी में ही, हम यहाँ पे सो रखे थे। रात को 4:45 बजे ऊपर से बहुत बड़ा बोल्डर आया। उस बोल्डर ने मेरे घर के जो पीछे वाली खिड़की थी वहाँ पे डैमेज करा और सारा मलबा मेरे घर के अंदर घुस गया, जिससे मेरा थोड़ा बहुत सामान डैमेज हुआ है। लेकिन मेरी वाइफ के हल्के से एक हाथ में चोट लगी है, लेकिन वो तो भगवान का बड़ा शुक्र रहा कि हम बच गए। और ये मैंने हमेशा पिछले साल भी यहाँ पे बोल्डर ऊपर से गनील से गिरते हुए मैंने देखे हैं। पिछली बार भी यहाँ पे बोल्डर गिरे थे और इस बार तो बहुत बड़ा बोल्डर आया है, इसने मेरे घर को बड़ा डैमेज किया है और पूरी दीवार में आपने देखा ही होगा जाके वहाँ पे कितना बड़ा छेद उसने कर दिया है। वो तो शुक्र मनाओ कि बेड उसका डिस्टेंस में था तो मेरी वाइफ बच गई, नहीं तो वो दब जाती उसमें। मसूरी में जौनपुर रवाई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। मसूरी टाउन हॉल में आयोजित संयुक्त बैठक में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने स्पष्ट कहा कि अगर एसटी का दर्जा दिया जाए तो उसका लाभ पूरे जौनपुर रवाई क्षेत्र को मिले और किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जौनपुर रवाई की संस्कृति, बोली और परंपराएं जौनसार बावर से मिलती जुलती है, फिर भी ये क्षेत्र आज तक एसटी सूची से बाहर है। देखो, ये हमारी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की रवाई जौनपुर की बहुत वर्षों पुरानी मांग है। लगभग 1952 से हमारे पूर्वज भी और हमारे बड़े बुजुर्ग इसकी मांग करते आ रहे हैं और हम भी, हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमसे पूर्व की जो पीढ़ी है वो भी जनजाति की मांग करते आ रही है। हमारी जो हमसे लगाव हुआ क्षेत्र जौनसार बावर का है, उनको सन 1967 में उनको जनजाति का लाभ मिल गया था और उनके साथ साथ हम भी इसी मांग को करते आ रहे थे, लेकिन वो मांग हमारी उसमें पूरी नहीं है। तो उसी को लेकर आज हमने एक बृहद बैठक बुलाई है जौनपुर के निवासियों की और इसमें हम चाहेंगे कि रवाई जौनपुर के लोगों को पुनः जो एक निष्कर्ष मोटे तौर पे मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जनजाति में शामिल होने की बात सभी लोग कर रहे हैं कि भाई उसमें लाभ भी ज़्यादा है। हमारी जो सभ्यता है, जो जौनपुर की रवाई की जो रहन सहन है, बोली भाषा, खान पान है, वो एक आदिवासी लक्षण है हमारे। तो सबका यही है कि भाई हमें जनजाति में शामिल करने की मांग की जाए। वो कुछ राजनीतिक साथियाँ हैं हमारे लोगों को, और राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने इस तरह को हमारे रवाई और जौनपुर को बांटने का प्रयास किया और हमने उनसे भी निवेदन किया कि भाई रवाई जौनपुर की लगभग 70-75-80 साल पुरानी मांग को आप हमें ऐसे मत बांटो। हमारी तब भी उनके बुजुर्गों ने इकट्ठे इस लड़ाई को लड़ा और हम चाहते हैं कि आज भी हम इस लड़ाई को इकट्ठे ही लड़ें। जौनपुर और रवाई की जो 4 पट्टी है उन लोगों की बैठक हुई थी, बैठक पूरी है, जिसमें क्या है बरसात के कारण जो है बहुत सारे लोग हमारे 100-150 लोग नहीं आ पाए। ये सबसे बड़ा कारण जो है आज बैठक का कि रवाई के बड़कोट के लोगों ने 3-4 लोगों ने जो है अपना प्रस्ताव बना, अपनी चिट्ठी लिखी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमको जो है जनजाति घोषित किया जाए।
जब ये समाचार पत्रों पे और सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये पता लगा तो हमारा जो समुदाय, जौनपुर समुदाय, बॉर्डर घाट है, दसकी और जो एक पट्टीगढ़ है, और उनको जब पता लगा तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि भाई सब लोग बैठ करके शासन को हम भी लिखे कि भाई हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, हमें कुछ किसी से का कोई विद्रोह नहीं है, किसी से हमारा द्वेष भावना नहीं है। हम जो है इसको, जो लड़ाई हमारी ओबीसी की थी, रवाई जौनपुर समुदाय को जो ओबीसी किया था, तो वो प्रस्ताव उन लोगों को भी करना चाहिए। तो उसी प्रस्ताव के तहत हम यहाँ पर बैठे हैं। वो प्रस्ताव हम बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि अगर रवाई घाटी वालों को अगर आप जनजाति में सम्मिलित करते हैं तो हम जौनपुर समुदाय पर बॉर्डर घाट जो पार्ट छूट गया है उसको इसमें सम्मिलित किया जाए। अब लोगों के विचार इसमें आए कि अगर बाय द वे ये मामला ये कि हमारी रवाई जौनपुर की आज मसूरी में टाउन हॉल में बैठक और की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारी नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती मीरा शुक्लानी और हमारे पूरे जौनपुर के सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। इसमें सवाल इस बात का है कि रवाई जौनपुर का, क्योंकि ये बहुत 1952 से ये मांग चल रही है और 1952 से जो मांग चल रही है हमारी कि हमको 2003 में आदरणीय विजय बहुगुणा जी और एनडी तिवारी हमारे मुख्यमंत्री थे, डामठा में इसकी घोषणा की गई थी, जो हमको उस टाइम ओबीसी दिया गया था। और आज हमारी फिर ये मांग, हमने 1952 से मांग हमारी चलती आ रही कि हमको, क्योंकि हमारा नाता रिश्ता है, क्योंकि इधर हमारा जौनपुर है, रवाई जौनपुर, और सामने हमारा जौनसार है, क्योंकि जौनसार का तो उस टाइम जनजाति दे दिया है और हमको हम उस टाइम भी हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया है। और हम चाहते हैं कि हम इस बार हम सब लोगों ने एक राजनीति पार्टी को छोड़कर हम चाहते हैं कि हम सब लोग एकजुट होकर हम इस मुहिम को आगे इस काम को करें कि जो हमारी, हम सरकार से भी सरकार को भी हम पत्र देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।